नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जो आज आपकी 3 अगस्त 2023 को प्रथम शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो इस शिफ्ट में पूछे गए जो भी रियल और ऑथेंटिक जीके के सवाल मिले हैं एग्जाम के बाद स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर सेंड किए हैं, ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अपन कवर करने वाले हैं 3 अगस्त की प्रथम पारी के सवाल। तो वीडियो का अंत तक बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल वहाँ पर अवेलेबल होती रहती है एग्जाम ओरिएंटेड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं उनकी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाती है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। सवाल नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आईएनसी कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ये स्थापना, उनके साथ थे दादा भाई नौरोजी और दिनशो वाचा। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। बाकी कांग्रेस के अन्य प्रमुख अधिवेशन की अध्यक्षता से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछा जाता है, जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कब अध्यक्षता की थी? तो एक तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन में की थी, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भी अब्दुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेहरू जी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की। दादा भाई नौरोजी यहाँ पर 1886 और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको पूछ ले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब की थी? तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन जो कराची में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट सवाल, कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो एग्जाम में आपकी तैयारी वो 50% ही रह पाती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए और कैंडिडेट से अपने आप को प्रूव करने के लिए हटकर नेक्स्ट लेवल तक आपका प्रैक्टिस सेशन करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, जिस पर टेक्स्ट बुक का एक नया फीचर है टेक्स्ट बुक पास प्रो का। जो पास प्रो लेना चाहते हैं इसमें प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर होते हैं वो मॉक फॉर्म में आप अटैम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी मॉक टेस्ट है वो आप री अटैम्प्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड टाइम री अटैम्प्ट का यहाँ पर अवसर रहता है, जो आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, गलतियों को सुधार कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है जिसपे यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो टेक्स्ट बुक पास प्रो है आप मात्र 449 रुपये में ग्रैब कर सकते हो। यदि एक दिन में ₹1 के आसपास आपकी प्राइस निकल के आ रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 600+ एग्जाम्स के, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं। एक बार पास दे लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट की तैयारी करो, टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर लेना। कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उसमें मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद मैंगनीज होता है उड़ीसा में, कर्नाटक में, ये स्टेट है। अन्य प्रमुख खनिज का यहाँ पर सवाल पूछ ले तो आप कहेंगे बॉक्साइट का, निकल का, क्रोमाइट का, आयरन का, इन सभी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो ओडिशा है। मैंगनीज का आपको पूछा है तो ये आपका मध्य प्रदेश है। कोबाल्ट का झारखंड है। कॉपर का भी मध्य प्रदेश है। गोल्ड का कर्नाटक है। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। लेड, सिल्वर, जिप्सम, इन सभी का राजस्थान है। टिन का एकमात्र जो टिन होती है वो छत्तीसगढ़ में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम, मैंगनीज का आपको पूछा मध्य प्रदेश, लेकिन मैग्नीशियम पूछे तो आप कहेंगे तमिलनाडु है। लाइम स्टोन भी मध्य प्रदेश में होता है। माइका का, अभ्रक का आपको पूछ रहे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अभ्रक का कौन सा, वो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश है। डोलोमाइट है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में होता है। जिप्सम राजस्थान। डायमंड का, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में है। कोल का झारखंड है। पेट्रोलियम का महाराष्ट्र है। यूरेनियम का पूछे तो आंध्र प्रदेश है। थोरियम का है केरला। यूरेनियम आंध्र प्रदेश, थोरियम केरला, जरूर याद रखिएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर की बात करें तो सितार प्लेयर है ये। प्रमुख सितार वादक में उमाशंकर मिश्र का नाम आता है। पंडित रविशंकर है। बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, सुजात हुसैन खान, अरविंद पारिक, ये सभी प्रमुख सितार प्लेयर हैं। तो पंडित रविशंकर भी उनमें से एक है। अब प्रमुख सारंगी प्लेयर की बात करें तो शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, अब्दुल लतीफ खान, ये सारंगी प्लेयर हैं। वायलिन में है लालगुड़ी जयराम, विज्जी जोग, एम चंद्रशेखरन, एनआर मुरलीधरन, एमएस गोपाल कृष्ण, टीएन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजम, वायलिन के प्लेयर हैं। स्रोत वेरी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दयास गुप्ता, अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा,
बहादुर खान, सारन रानी, जरीन एस शर्मा ये स्रोत वादक है। संतूर में शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, पंडित तरुण भट्टाचार्य संतूर प्लेयर। रुद्रवीणा वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें असद अली खान का काफ़ी बार पूछ लेते हैं और मोहिनुद्दीन डागर का भी पूछ लेते हैं। तो मोहिनुद्दीन डागर और बाहुद्दीन डागर, असद अली खान ये रुद्रवीणा के। मोहन वीणा के हैं दोस्तों विश्व मोहन भट्ट। शहनाई में दयाशंकर, बिस्मिल्लाह खान, अली अमजद हुसैन, कृष्णा राम चौधरी ये शहनाई प्लेयर हैं। तबला में जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, गुद्दई महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह तबला वादक हैं। और मृदंगम इंपॉर्टेंट है कर्नाटक संगीत में, जो मृदंगम है इसके केवी प्रसाद, एसवी राजा राव, उमालायपुरम शिवरामन, पालघट मणि अय्यर, कराईकुड़ी आर मणि ये सभी मृदंगम के प्लेयर हैं, पालघट रघु वगैरह। नेक्स्ट है, हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी? हुमायूं ने दोस्तों दीन पनाह की स्थापना की थी। 1530 में ये गद्दी पर बैठे दूसरे मुगल बादशाह, और 1533 में यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की स्थापना की थी हुमायूं ने। अकबर ने की थी दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, और शाहजहानाबाद की स्थापना की थी शाहजहां ने 1639 में। नेक्स्ट सवाल है, सैंड फ्लाई के काटने से कौन सा रोग फैलता है? सैंड फ्लाई से रोग होता है काला जार, जिसे आप ब्लैक फीवर बोलते हो, और ये लिस्मेनिया परजीवी के संक्रमण से होने वाला रोग है। कालाजार डिजीज है, प्रोटोजोआ जनित लिस्मेनिया परजीवी से होता है, और इसकी वाहक है वो बालू मक्खी है, जिसे आप सैंड फ्लाई के नाम से जानते हो। अब बाकी सैंड फ्लाई के काटने से एक और जो रोग हो जाता है वो है दोस्तों फ्लीबोटोमस पापटेसाई। इस मक्खी के नाम पर ही जो डिजीज है वो पापटेसाई फीवर हो जाता है, जिसे बालू माक्षी का ज्वर कह सकते हो। सैंड फ्लाई फीवर हो जाता है, जो एक विषाणु जनित डिजीज है। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? आर्टिकल 22 है, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। यदि आपको अरेस्ट कर ले तो आपके पास कुछ राइट रहते हैं, वो आर्टिकल 22 के तहत आप उपयोग करते हो। तो आपको अरेस्ट क्यों किया गया है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के कारणों से उसे अवगत कराया जाएगा। आर्टिकल 22 क्लोज 1 में ऐसा वर्णित है, और अपनी रुचि से वो विधि परामर्श ले सकता है एडवोकेट वगैरह से, ये भी उनका राइट है आर्टिकल 22(1) में। और 22(2) कहता है यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, ताकि मजिस्ट्रेट निर्णय ले कि उसकी गिरफ्तारी सही है या फिर गलत है। तो 24 घंटे में आने जाने का समय काउंट नहीं होगा। इसी प्रकार आर्टिकल 22(3) में क्लोज रहते हैं, खंड 1 और 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होती। ऊपर आपने क्लोज 1 और 2 देखे हैं, तो उस समय तत्समय शत्रु अन्य देशी है या फिर निवारक विरोध का उत्पन्न करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, आर्टिकल 22(3) में। इसी प्रकार 22(4), 22(5) ये विविध क्लोज है अरेस्टिंग से संबंधित आर्टिकल 22। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस? रामकृष्ण परमहंस का जो ओरिजिनल नाम है, मूल नाम है, वो है दोस्तों गद्दाधर चट्टोपाध्याय। तो गद्दाधर चट्टोपाध्याय, इन्हें दक्षिणेश्वर के संत के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणेश्वर के संत है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम आपको पूछे तो आप कहेंगे नरेंद्र नाथ दत्त है। नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता सबसे अधिक है? जैसे सबसे अधिक साक्षरता केरल की है और महिला भी केरल की है। सबसे कम बिहार की साक्षरता और महिला साक्षरता भी बिहार की है। भारत की लिटरेसी रेट है 74.04%, जिसमें पुरुषों की है 82.14 और महिलाओं की है 65.46%। सबसे अधिक केरला की है, केरल के बाद लक्षद्वीप की है, फिर मिजोरम की है, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा और गोवा सबसे अधिक लिटरेसी रेट। सबसे कम में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। सबसे अधिक सबसे कम परसेंटेज भी पता होना चाहिए। बिहार का 63.82 है, अरुणाचल प्रदेश का 66 है, और सबसे अधिक केरला की है 93.91%। अगला सवाल है, स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण पर एक परियोजना आई थी ई शक्ति। ई शक्ति परियोजना 2017 में आई थी। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ई शक्ति प्रोजेक्ट है, पोर्टल है, ये दोस्तों नाबार्ड की परियोजना है। तो नाबार्ड ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, उनका डिजिटलीकरण करने के लिए ई शक्ति पहल है, ये शुरुआत की है ई शक्ति। और ये जो पहल है 25 जिलों में शुरुआत में हुई थी 31 मार्च 2017 को। इसके तहत बही खाता की गुणवत्ता में सुधार होगा। बैंकों में प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से समूह के बारे में सूचित ऋण निर्णय लेने में सक्षम बनाने जैसी कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए भी की गई है। नाबार्ड की स्थापना आपको पूछे तो आप कहेंगे 12 जुलाई
1982 को नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दरमियान हुई। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष श्री साजी केवी। अगला सवाल है 2022 में ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडलिस्ट रुद्राकांश पाटिल। तो रुद्रांश पाटिल किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं रुद्रांश पाटिल, जिन्हें ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर की 2022 में भी जीता है, 2023 में भी जीता है। इन्होंने ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती रहती है। इन्हीं के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। गांधी जी का जन्म इसी दिन 2 अक्टूबर को 1869 को हुआ पोरबंदर में, और इनका जो डेथ है वो 30 जनवरी 1948 को हुआ बिरला हाउस में। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी शहीद दिवस दोस्तों 23 मार्च को भी मनाया जाता है, जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी दी गई। वो यही डेट थी 23 मार्च 1931 है, तो 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली है ना, ये ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान के जो 10 देशों से विविध स्रोत अडॉप्ट किए गए हैं, उन 10 देशों की बात करें क्या क्या लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। USA से फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो USA से लिया गया है। न्यायिक पुनर्अवलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर उन पर महाभियोग, ये USA से लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया दोस्तों ब्रिटेन से है। और जापान की आप बात करेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और विधि निर्माण प्रक्रिया है ये ब्रिटेन से है। आयरलैंड से DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। जर्मनी से इमरजेंसी वाला के जर्मनी से है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रशिया से मौलिक कर्तव्य। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श है फ्रांस से। अगला सवाल है विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f कोश में इलेक्ट्रॉन में क्वांटम नंबर आपको बताना है क्या सेट होगा। तो उसमें N फॉर L3 Ml+1 Ms+½ होगा। 2s में N2 L0 M0 S+- 2p में N2 L1 M-1 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, S में +- इसी प्रकार 3d में N3 S2 L-2 से लेकर 2 तक S+- ये रहता है। हरित क्रांति से संबंधित एक सवाल है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गॉड ने किया, और नॉर्मन बोरलॉग है ये हरित क्रांति के जनक है। विश्व में इसकी शुरुआत 1960 में, भारत में ये 1965 से 68 में आई थी। हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? मैक्सिको में हुई। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया। हरित क्रांति में क्या प्रमुख रूप से उपयोग किया गया? तो उसमें हाई हील्ड वैरायटी के बीज उपयोग किए गए थे, उच्च उपज देने वाले बीज। और यहाँ पर जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें इस हेतु हाई हील्ड वैरायटी के बीज विकसित करने हेतु नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 1970 में। हरित क्रांति में मुख्य फसलें कौन सी? यहाँ पर पूछ ले कौन सी फसल नहीं थी, तो प्रमुख 5 फसलें हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। भारत में हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न में वृद्धि हुई वो गेहूं में हुई थी। 1967-68 से 2003-04 के दौरान 3 गुना में वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट यहाँ पर 1-2 सवाल है जो एग्जैक्ट किस टाइप से लैंग्वेज नहीं मिली है। डांस का आपका सवाल था, और एक आपका कोई शूटिंग चैंपियनशिप से था, भारत ने कितने मेडल जीते। तो एग्जैक्ट क्या सवाल था कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो। TTG के कूपन कोड यूज़ करके। धन्यवाद।